ये रिपेयरिंग मेंटेनेंस पर्पस की यहां पर आकर बात कर रहा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी। और यहां पर आंसर दिया गया है, बहुत ही जहर और क्रक्स आंसर मैंने आपको निकालकर यहां दे दिया है। इसमें देखो बोलता है रिमूवल ऑफ मोटर व्हीकल अगर किया जा रहा है एज स्टॉक ट्रांसफर, फिर तो भाई साहब ये बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, फिर तो आपका सप्लाई बना दिया जाएगा। और अगर ये आपका मूवमेंट अदरवाइज रीजन से किया जा रहा है, वेयर रिमूवल मूवमेंट ऑफ मोटर व्हीकल जस्ट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, फॉर एग्जांपल कन्वेंस एटसेट्रा, देन इट शिल नेवर बी कॉल्ड एज अ सप्लाई, फिर इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। Moreover, above provision will also apply interstate movement of goods and other than cases where movement of goods for further supply of the same goods treated as neither supply ओ, तो वही वाली बात आ गई। क्रेन वगैरह के लिए बोल दिया गया है कि क्रेन वगैरह जो होती हैं, तो सिंपल स्टॉक है कि नहीं है, सारी बात यहां जो क्रक्स वर्ड है वो इस पे लगा हुआ है कि जो आपका मोटर व्हीकल है क्या वो आपका स्टॉक है या नहीं है। अगर स्टॉक है तो फिर वैसी बात करेंगे, अगर स्टॉक नहीं है, हेल्ड फॉर सेल नहीं है, तो फिर हम रिपेयरिंग पर्पस के लिए है या फिर सर्विसिंग देने के लिए है या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए है, तो फिर वो डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में भले ही मूव करता रहे, हम उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे। अब बढ़ते हैं राधे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फाइनली ये इमेज आप अपने दिमाग के अंदर रख के चलिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये जो कार है ये स्टॉक नहीं है कार। जब ये कार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगी अपने ही ऑफिस के पास में, तो इस कार के ऊपर कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी और ना ही इस पर जीएसटी लगाया जाएगा, बल्कि इस कार से जब एक्चुअल में सर्विस दे दी जाएगी, सामने वाले की रिपेयर मेंटेनेंस कर दी जाएगी, सामने वाली कार की रिपेयर मेंटेनेंस कर दी जाएगी, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। वहीं सप्लाई, वहीं टाइम ऑफ सप्लाई, वहीं इनवॉइसिंग और सारे काम वहीं पर करे जाएंगे। तो याद रहेगी ये कार। यस सर। आगे बढ़िए मालिक। आगे एक और सर्कुलर आ रहा है, बेहतरीन वाला है। आइए मैं आपको समझाता हूं यहां पर आकर। ठीक है। सर्कुलर हमारा कुछ ऐसी बात करता है जिसमें हम लोग एक देसी एग्जाम्पल लेते हैं, दूध का और घी का एग्जाम्पल लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे को तो घी और दूध ही पसंद है मालिक, उसी की सहायता से हम बातों को करके चलते हैं। यह है यहां पर एक मिस्टर एक्स क्या, इनका नाम है यहां पर मिस्टर संजीव, और मैं हूं यहां पर, मेरा नाम है राज। मैं पूरा सीन आपको पहले कागज पर लपेट के बता दूं, फिर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। ठीक है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है साहब यहां पर क्रीम खरीदता हूं और उससे मैं देसी घी जो होता है वो बनाकर मैं आगे बेच देता हूं। क्रीम से घी बनाना है, इसकी सप्लाई कर दी जाती है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो भैया मैंने कहा कि भाई मुझे क्रीम मिलनी चाहिए। अब क्रीम मिल जाएगी तो भाई साहब देसी घी बना दूंगा, लेकिन मुझे एक मिस्टर संजीव मिले। उन्होंने कहा सर देखो क्रीम तो नहीं है हमारे पास में, हाँ मिल्क जरूर मिल जाएगा। हमारे पास मिल्क है, अगर मिल्क से आपका काम चल जाए तो वो कर लीजिएगा। अब मुझे बताओ, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और क्रिएटिव व्यक्ति वही होते जो कुछ ना कुछ कर पाते हैं मालिक। तो यहां पर ये मिल्क है और ये क्रीम और ये घी ऐसे करके, तो मैं काम करता हूं, मैं इनसे मिल्क ले लेता हूं। मैंने इनसे कहा कि ठीक है आप मुझे मिल्क दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इस मिल्क को लेकर आऊंगा, और एक छोटी सी मेरे पास में मशीन है जिसकी वजह से मैं इस मिल्क से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा क्रीम। अच्छा मुझे चाहिए क्या था? मुझे वास्तविकता में मिल्क नहीं चाहिए था, मिल्क तो मजबूरी में लेना पड़ा, मुझे क्रीम चाहिए थी। मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि देखो एक काम करो, सुन लो पहले पूरी बात सुन लेना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट था यहां पर 100 लीटर आप मुझे मिल्क दो, आप 100 लीटर मुझे यहां पर मिल्क दीजिए, उस मिल्क से क्रीम एक्सट्रैक्ट मैं कर लूंगा, और फिर यहां जो सेपरेटा बचेगा, यानी कि जो विदाउट क्रीम या टोन्ड मिल्क बोलते हैं उसको, जो टोन्ड मिल्क था बच गया, क्रीम निकालने के बाद जो टोन्ड मिल्क था, वो टोन्ड मिल्क का क्या किया साहेब, वो मैंने कहा भाई साहब आप इसे अपने पास रखो, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। टोन्ड मिल्क इन्हीं के पास में लौट के वापस आ जाता है। इनका काम दूध बेचना था। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब
टोन्ड आया तो कोई बात नहीं, क्रीम निकलवा दी, और जो टोन्ड मिल्क था इसे अब यहां पर लाने के बाद ये इसे बाजार में बेच देंगे। ये सेल ऑफ टोन्ड मिल्क कर देते हैं। और इधर मैं, तो मान लीजिए किसी मिस्टर इन्होंने एक्स को बेच दिया, और इधर मैं इससे घी बनाकर बाजार में मैं घी को यहां पर बेच देता हूं। यह है पूरा सीन। अब आपको यहां पर मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक ट्रांजैक्शन मुझे यहां नजर आती है, और दूसरी ट्रांजैक्शन मुझे यहां नजर आती है, और तीसरी ट्रांजैक्शन मुझे यहां पर नजर आ जाती है। पहले आप ट्रांजैक्शन 3 का बताइए। मिस्टर संजीव ने जो टोन्ड मिल्क था वो बेच दिया, वो बेच दिया। तो मैं आपसे ना कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछने का मन कर रहा था मेरा, तो पूछ लूं क्या? हाँ सर पूछ लो। देखो मैं आपको चीज को ना प्रैक्टिकली एक डेमो देके बताता हूं। मेरा मानना यह है कि यहां से जब आपको ये डेमो मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको बात याद होगी। मुझे चाहिए ये था, ये मेरा रॉ मटेरियल था जिसके अंदर क्रीम है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, जिससे मैं मेरा ये देसी घी तैयार करता। ये वास्तविकता में देसी घी ही है, मैं आपको शायद दिखा पाऊं, और वो भी घर का निकला हुआ देसी घी है, ये एकदम प्योर देसी घी। तो मुझे क्रीम चाहिए होती थी और मैं देसी घी निकालता था, पर लॉकडाउन के चलते हुए ये क्रीम चली गई लॉकडाउन में, ये तो मिल नहीं रही। तो क्या मैं मेरा देसी घी बनाने का जो कारोबार है उसने समय के लिए बंद कर दूं? नहीं। मार्केट में सर्च किया, सर्वे किया, तो मुझे यहां पर एक दूध वाले भैया मिले, इनका नाम भी संजीव है इत्तेफाक से। आप आइए। देखो ऐसा है जी, हमें आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है आप। अच्छा मैं जरा फ्रेम बड़ा कर देता हूं जी, आइए आप। तो मैं आपसे दूध परचेज करना चाहता हूं, पहले सुन लेना हमारा एग्रीमेंट क्या है, ठीक है? मैं आपसे दूध परचेज करूंगा, ठीक है? 100 लीटर दूध परचेज करूंगा, अलग अलग लॉट में आपसे लेता रहूंगा मैं, ठीक है? उसके बाद मैं उसमें से क्रीम निकाल लूंगा, ठीक है? मुझे क्रीम चाहिए, मुझे घी बनाना, मुझे दूध से कोई मतलब नहीं, मुझे क्रीम चाहिए थी पर क्रीम नहीं मिल रही है, ठीक है? तो क्रीम निकालने के बाद जो बैलेंस, जो टोन्ड मिल्क बचेगा वो मैं आपका वापस कर दूंगा, आप जो मर्जी करना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? पक्की बात? तो क्या आप एग्री करते हैं उसके ऊपर? ठीक है जी। तो आप मुझे दूध का पहला लॉट दे दीजिए आप मुझे यहां पर। तो इन्होंने यहां पर मान लीजिए दूध का पहला लॉट मुझे दे दिया है। दूध मेरे पास में आ जाता है मालिक। दूध आने के बाद मेरे पास अपनी मशीनरी, मेरा इंफ्रा है, और मैं इसमें से सारा कुछ अपने फैक्ट्री के अंदर ले जाकर इसमें से सारा कुछ मैं क्रीम वगैरह जो भी है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, और यहां से ये जो भी है निकाल के इसमें से मशीनरी से ये मेरे पास में क्रीम निकल कर आ जाएगी। ये वास्तविक क्रीम है, ये कोई दिखाने वाली या नकली क्रीम नहीं है, ये वास्तविक क्रीम है। तो यहां से क्रीम मैंने निकाल ली। मुझे जो बाजार से पैकेट बंद क्रीम चाहिए होती थी वो नहीं मिल पा रही, तो मैंने अपने आप यहां पे निकाल ली है। निकालने के बाद इनका मेरा कमिटमेंट ये था कि मैं आपको आपका जो टोन्ड मिल्क है वो वापस कर दूंगा। तो आप बहुत बड़ा डिब्बा आपने मुझे दिया था, और ये आपका टोन्ड मिल्क अब आप अपना वापस पकड़ लीजिएगा। इज इट ओके? सवाल बस इतना सा है आपसे, मैं उनसे नहीं पूछ रहा, प्रोफेशनल से नहीं पूछ रहा, मैं आपसे, आप दूध का काम करते हैं इसलिए मैंने कहा चलो भाई आप ही से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से एकदम एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगी, राइट? मैं आपको पैसे किस चीज के दूंगा? दूध के पैसे दूंगा या क्रीम के पैसे दूंगा? क्रीम के। पक्की बात? आप तो बहुत होशियार हैं। आपने तो मुझे दूध सप्लाई किया था, उसमें से क्रीम निकाल ली ना। है जी? उसमें से क्रीम निकाल ली ना। अच्छा, उसमें से क्रीम निकाल ली और बाकी दूध आपके, दूध मैंने वापस ले लिया। तो आपने क्या दिया? सपरेटा बोलते हैं इसे। सपरेटा बोलते हैं, वैसे टोन्ड दूध होता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने, दिखने में तो मेरे पास दूध आया था, लेकिन उसमें से जो सपरेटा जो आप बोल रहे हैं, जो टोन्ड मिल्क था, वो मैंने आपको वापस कर दिया है। तो प्रैक्टिकली मेरे पास ये क्रीम रह गई यहां पर आकर, राइट? और जो मेरे पास क्रीम रह गई है, और मैं प्रैक्टिकली आपको क्रीम के ही पैसे दूंगा। आर यू एग्री? पक्की बात? यही एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट और कलेश बना हुआ है बड़े पढ़े लिखों के बीच में। यही समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। आपने एक बार में बता दिया कि भाई साहब यहां पर जो आया है मैं पैसे भी क्रीम के दूंगा, और सप्लाई जो हुई है यहां पर वो दूध की सप्लाई नहीं हुई। दूध तो जो सप्लाई दूध की हुई है या क्रीम की? सप्लाई पहले दूध की हुई थी, लेकिन आपने क्रीम निकाल के मुझे जो है टोन्ड दूध वापस दे दिया, तो मैंने तो क्रीम ही दी ना आपको। अच्छा,
तो मैं पैसे भी क्रीम के दूंगा। और क्या? अच्छा, तो अच्छा यहां मान लो, चलो एक बात और पूछते हैं, मान लो दूध पर जीएसटी का रेट, फॉर एग्जाम्पल दूध पर जीएसटी का रेट 5% का है, ठीक है, और जो क्रीम है उस पर जीएसटी का रेट 12% का है। तो जो आपके मेरे बीच में ट्रांजैक्शन जो हुई है, इस पर जीएसटी का रेट क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से? 12% मतलब दूध का या क्रीम का? क्रीम का। पक्की बात? पक्की बात। क्रीम के पैसे दे रहा हूं, क्रीम का लगना चाहिए। लगेगा। लेकिन वो दिखावा था कि दूध मेरे पास आया, बस। पर जो आया और फिर चला गया, तो ऐसे आए हुए को आया हुआ नहीं मानेंगे। कहते सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। जो लौट के नहीं आया, एक्चुअल में सप्लाई उसकी हुई है। क्रीम लौट के नहीं आई, क्रीम उसमें से निकल गई, तो एक्चुअल में सप्लाई क्रीम की हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा देसी घी बन के तैयार है। यहां पर आप पियोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं देसी घी खाता हूं, अच्छे से खाता हूं, कभी इससे परहेज नहीं करता, हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये रही क्रीम, ये रहा देसी घी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बताओ जी साहब, तो यहां से जो सप्लाई की गई है, ये सप्लाई किस चीज की हुई है? अब मुझे आप बता दो यहां पर आकर। सर जी, अच्छा एक बात और पूछो, एक लास्ट क्वेश्चन और है। आप वो डब्बा उठाइए अपना, ये टोन मिल्क आप लेकर आए थे, इसका क्या, अब दिख नहीं रहा आपका ये डब्बा, ये जो टोन मिल्क आप लेकर, ये वापस मैंने आपको कर दिया, क्या करेंगे आप इसका? सप्लाई में चला जाएगा। सप्लाई में चला जाएगा, मतलब आप इसको भी बेच देंगे। आपकी लैंग्वेज वही है, सप्लाई में। हमारे बच्चे सप्लाई का मीनिंग कुछ और ही ले जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ दूध सप्लाई वो अलग चीज आती है। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसे पानी में नहीं बहाएंगे, आप इसे बाजार में तो पहले आप ही की बात कर लेते हैं ना। तो आप यहां पर जब इस दूध को बाजार में बेचेंगे तो आप क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं कि सर्विस बेच रहे हैं आप? गुड्स बेच रहे हैं। दूध एक गुड्स है, जैसे गदर एक प्रेम कथा है, ऐसे मिल्क एक गुड्स है। ठीक है आप, ठीक है सर, मिल्क एक गुड्स है। उसके बाद में एक और बात बताइएगा आप मुझे। यहां पर आकर एकदम ठीक बात है, सप्लाई है या नहीं है? आप तो सप्लाई बोलोगे क्योंकि आप तो सप्लाई वैसे भी दूध की सप्लाई करते हो। इंट्रा हो या इंटर हो वो कोई मायने नहीं रखता, वो निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइनली इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। इज इट ओके? यस। ट्रांजैक्शन नंबर 2, पहली यहां पर ये जो लौट के आया है। अच्छा, जो मैंने आपको एक चीज और बताइएगा, आपने शुरू में मुझे ये जो दूध दिया था वो बेचा था, दूध बेचा था कि दूध भेजा था? दूध भेजा था। पक्का? पक्का दूध भेजा था। भाई सब एक्सपर्ट ओपिनियन का मजा ही कुछ और है, सच बता रहा हूं मैं आपको, बार बार जहर करने की जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने दूध मुझे ट्रांसफर किया था, राइट? जब मैं आपको ये टोन्ड मिल्क वापस कर रहा हूं तो मैं आपको ये बेच रहा हूं या भेज रहा हूं? भेज रहा हूं। वेरी गुड। तो मैंने भी आपको ये ट्रांसफर कर दिया है। अब आपका काम शुरू होता है। जब ये मिल्क यहां पर ट्रांसफर किया गया है तो ये एक गुड्स है। यस सर। अच्छा, ये जो मैंने आपको टोन्ड मिल्क दिया है, क्या मैं इसके भी आपसे पैसे लूंगा? नहीं पकड़ क्यों दूंगे? आप क्यों दोगे भाई? पैसे तो मैं दूंगा, वो भी क्रीम वाले पैसे। वेरी गुड। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या एबीसी टेस्ट फुलफिल होता है इस कंडीशन में? द आंसर इज नो। मैं इनको टोन मिल्क का आप मुझे कोई कंसीडरेशन नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब यह घटना आपकी सप्लाई नहीं बनेगी, और सप्लाई नहीं बनेगी मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। यहां जीएसटी लग गया, यानी कि लेट सपोज ये आपकी वैसे कितनी निकल आती है कि 100 लीटर दूध में कितनी क्रीम निकल आएगी? 100 लीटर दूध में करीबन 8 से 9 लीटर। 8 से 9 लीटर। अच्छा चलो, जैसे मैं 15 मान लेता हूं, मेरे क्वेश्चन के मुताबिक मैच कर जाएगा मेरा उससे। 15 लीटर में मान लेता हूं, 15 लीटर क्रीम निकल आई थी और 85 लीटर दूध मैंने आपको वापस कर दिया था। तो आपने जो 85 लीटर टोन मिल्क था उसके ऊपर तो यहां जीएसटी भर दिया, राइट? अच्छा जी, अब बचा 15 लीटर जो क्रीम थी, अब इस पे जीएसटी लगाना है। तो यहां सप्लाई ऑफ व्हाट, ये गुड्स है नो डाउट, लेकिन सप्लाई ऑफ व्हाट हुई क्या है एक बार फिर से बताएंगे? आपने मुझे क्या दिया फाइनली? क्रीम। पैसे किसके दूंगा? क्रीम पे। और जीएसटी किस पे लगेगा? क्रीम पे लगेगा। वेरी गुड। ये हुई सप्लाई ऑफ क्रीम जो कि 15 लीटर थी, और इस पर क्रीम मानते हुए इस पर जीएसटी यहां पे लगा दिया जाएगा। तो देखा जाए तो पूरे 100 लीटर जो बेस प्रोडक्ट था उस पर पूरे पे जीएसटी आ गया। 15 लीटर क्रीम पर क्रीम के रेट से आ गया, और 50 लीटर जो टोन मिल्क था उस पर टोन मिल्क के रूप में आ गया। तो प्रैक्टिकली तो जीएसटी कौन भरेगा? आप भरोगे या मैं भरूंगा? आप भरोगे। नहीं, सप्लाई तो आपने किया, मैं क्यों भरूंगा? आपने क्रीम भी आपने मुझे बेची है,
भी मतलब जेन्युइन आंसर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल सही जवाब देंगे टैक्सेशन के। मैं तो जो भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, चाहे आप मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल मत मिलाइएगा, बिल्कुल मत मिलाना। मैं तो कहता हूं कि जब अगर मैं मान लीजिए मैं पहले से ट्रेन करके रखूं ये बोलना तो फिर मजाक खराब हो जाएगा यार। मैं तो कह रहा हूं होने दो ना बहस, क्या दिक्कत है, बिल्कुल आम बहस होने दो। यहां पे उनको भी किताब वालों को फोन मैंने डायरेक्ट किया था, कोई प्री प्लान्ड फोन नहीं था, क्योंकि अगर हम प्री प्लान्ड कर लेंगे चीजों को तो जेन्युइन चीज बाहर नहीं आ सकती। फिर वो सामने वाला वैसे ही बोलेगा जैसे मैंने ट्रेन कर रखा उसको। बिल्कुल जेन्युइन बोलिए आप, गलती होगी तो हम देख लेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वैसे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। टैक्सेशन के मुद्दों पर मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप मुझे सही जवाब दे पाएंगे। तो चूंकि सप्लाई 15 लीटर क्रीम भी आपने सप्लाई करी है और 85 लीटर दूध भी आपने किसी और को दिया है, तो आप सप्लायर हैं और सप्लायर ही जीएसटी भरता है। तो यहां पर आपने 15 लीटर क्रीम पर जीएसटी दे दिया और यहां 50 लीटर इस पे दे दिया। ये मेरे लिए रॉ मटेरियल थे और मैं यहां घी पर जीएसटी भर दूंगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बाबू बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप ये एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैंने ये जो डेमो देने का कार्यक्रम है ये शुरू कर दिया है। हर टफ कॉन्सेप्ट को मैं एक डेमो से आपको समझा के चलूंगा ताकि आपको शायद जीवन में कभी रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चीजों को इकट्ठा करने में बड़ा समय लगता है कि क्रीम लाओ, घी लाओ, दूध लाओ, डब्बा लाओ, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करो, समय लगता है। तो प्लीज आप मुझे बताएंगे जरूर कि ये रियली बेनिफिशियल है या नहीं। हालांकि मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूं और यहां पर जो एक्सपेरिमेंट है कुछ और एक एक्स्ट्रा लेवल पे किया है मैंने। मतलब इस बैच के अंदर पहली बार चीजों को बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हम करके चल रहे हैं। अब तो ऑडिटोरियम क्लास नहीं होती, ऑडिटोरियम के अंदर जब क्लास होती थी ना तो वहां भरपूर डेमो होते थे बिकॉज हमारे पास में स्पेस होता था। पर हमने कहा कि कोई बात नहीं, स्टूडियो में स्पेस कम होता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमने फ्रेम खुलवा दिया है। देखो ये नया फ्रेम खुलवा दिया है हमने और इस फ्रेम के अंदर हम 6 लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हैं और हर चीज को मैं जो कॉम्प्लेक्स है उसको डेमो के माध्यम से समझाऊंगा या वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे मर्जी मैं आपको समझा जरूर दूंगा, चाहे चित्र दिखा के, वीडियो दिखा के या फिर इस प्रकार के प्रैक्टिकल डेमो देके चीजों को एनालाइज करा के। लेकिन ऐसा जीएसटी कराऊंगा कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में सारी चीज आपको याद आएगी। चलो मालिक, अब आइए अब इसकी रीडिंग करके देखते हैं। और यही कारण है, देखो इतनी एक्साइटमेंट होती है इससे कि आज 2 घंटा 17 मिनट तो ऐसे करके तो आइए देखते हैं मालिक क्या लिखा है इसके अंदर। हो हा 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 हा। कहां थे हम थे यहां पर। अब देखना जरा, लैब लीनियर एल्काइल बेंजीन, भेंजीन नहीं बेंजीन, बेंजीन लैब के नाम से मैन्युफैक्चरर्स have stated that they receive superior kerosene oil from a refinery, say Indian Oil Corporation. They extract N-paraffin C9C3 हाइड्रो, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, फ्रॉम SKO। थोड़ा वो बताओगे जरा मुझे। ये लैब का मतलब है यहां मेरे एग्जाम्पल के मुताबिक जो देसी घी था। Ghee manufacturers have stated that they receive superior kerosene oil. Superior kerosene oil is equal to milk from a refinery, say Indian Oil Corporation. They extract N-paraffin. N-paraffin मतलब नेचुरल पैराफिन उसमें से निकाल लेते हैं। N-paraffin क्या है? इज इक्वल टू अ क्रीम। ये क्रीम की भांति क्रीम निकाल ली फ्रॉम SKO, मिल्क से, एंड रिटर्न रिमेनिंग SKO। रिमेनिंग SKO का मतलब आ गया जो आपका टोन्ड मिल्क था वो यहां पर आ जाता है, ठीक है जी, वो आप इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इश्यू हैज अराइजन एज टू वेदर इन दिस ट्रांजैक्शन जीएसटी वुड बी लेवीड ऑन SKO मतलब मिल्क पे जीएसटी लगेगा, सेंट बाय IOC और एक्सट्रैक्टिंग पैराफिन फॉर एक्सट्रैक्टिंग पैराफिन, एंड या फिर ओनली ऑन N पैराफिन, या फिर आपका जो जीएसटी है वो मिल्क के ऊपर लगा क्रीम के ऊपर लगाया जाएगा। दिस वाज द इश्यू। तो इसको यही ये डिसाइड किया गया है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रीम की है, अकॉर्डिंगली क्रीम के ऊपर ही जीएसटी लगाया जाएगा। लैब मैन्युफैक्चर जनरली रिसीव मिल्क फ्रॉम अ रिफाइनरी थ्रू ए डेडिकेटेड पाइपलाइन ऑन एन एवरेज 15 से 17% क्रीम निकल आती है, N पैराफिन निकल आता है, और जो बैलेंस है
83 to 85% वो वापस रिफाइनरी को बेच दिया जाता है। इज इट ओके माय डियर? यस सर। द रिटेन्ड एस्क्यूज टुवर्ड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉर्मल पैराफिन विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ लैब। ठीक है जी। In this transaction, consideration paid by lab manufacturers only on the quantity of retained SKU and paraffin। तो जो उनका क्रीम था उसी का कंसिडरेशन पे होगा और उसी पे यहां जीएसटी लगाया जाएगा। Accordingly, it is here clarified that in the said case, GST will be payable by the refinery only on the net quantity of super kerosene oil retained जो रहेगी, यानी कि जो क्रीम रह गई, जो एन पैराफिन रह गया उसके ऊपर जी। अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है साहब डेमो देखने के बाद, सच बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है साहब। अगला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसा ही है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही आपका ये क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। ठीक है मालिक, आगे बढ़ते हैं प्रभु। आगे आता है एक्टिविटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग और फिर है रीट्रेडिंग ऑफ टायर। बॉडी बिल्डिंग से पहले हम बात करते नहीं, पहले बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं कि लेट सपोज, छोटा सा है बस ये तो, कि मान लीजिए मेरे पास टाटा है और टाटा के पास में ये अपना एक ट्रक है, ट्रक का अपना ये चेसिस होता है और ये सर्कुलर कुछ क्लियर कट डिफाइन नहीं कर पा रहा है और ये भेजते किसी दूसरे व्यक्ति के पास में, बिना बॉडी का ये ट्रक था या बस थी और उसकी बॉडी बनवाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए एक दूसरी जगह ये जाता है, इसकी बॉडी बिल्डिंग वहां पर कर दी जाती है। तो जो बॉडी बिल्डिंग का काम है ये क्या है? ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस? क्योंकि बॉडी बिल्ड करने के लिए बॉडी भी चाहिए होती है, जो मटेरियल लग रहा है और उसके अंदर लेबर भी लग रही होती है, यानी कि गुड्स भी लगता है बॉडी बिल्ड करने के लिए और सर्विस भी लगती है, दोनों चीजें लगती है और इकट्ठा पैसा वहां पर लिया जाता है। तो ये क्या होगा? तो मेरे हिसाब से तो ये एक प्रकार का जॉब वर्क है कि मैंने मेरा गुड्स अपना भेज दिया कुछ काम करवाने के लिए, सामने वाली पार्टी ने गुड्स और सर्विस दोनों लगाए हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक सर्विस में क्लासिफाई किया जाना चाहिए। हालांकि सर्कुलर इसमें गोलमोल बात कर रहा है। एज पर माई ओपिनियन इट इज ए सर्विस, बट सर्कुलर गोलमोल बात कर रहा है भाई साहब। क्या कि एक्टिविटी ऑफ बस बिल्डिंग। In case of bus body building, there is a supply of goods and services. Thus, classification of this composite supply as goods or service should be depend on which supply is the principal supply which may dependent upon the basis of the fact of the circumstance of each case. कह रहा डिपेंड करता है कि देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? इट्स ए काइंड ऑफ जॉब वर्क एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि मैंने मेरा गुड सप्लाई किया, उसने काम किया है, अपने जॉब चार्ज वो ले रहा है बॉडी बिल्डिंग चार्जेस के रूप में, वैसे करके। ठीक। अब आगे एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, रीट्रीडिंग ऑफ टायर। जब आप जानते हैं मालिक, मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, भला क्या, सुनो मेरी बात। तो रीट्रीडिंग की मैं बात कर रहा था आपसे, तो क्या करें, पहले देखें रीट्रीडिंग कैसे होती है, एक बार चेक कर ले। हाँ सर चेक कर लेते। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं रीट्रीडिंग होती कैसे है। रीट्रीडिंग मैंने एक वीडियो निकाला आपके लिए रीट्रीडिंग का, एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है पहले वो समझना जरूरी है। सर्कुलर तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, मेरा वादा है आपसे। आइए देखते हैं, ये रही आपकी रीट्रीडिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीट्रीडिंग। मोटी भाषा में बात करें तो घिसे हुए टायरों पर रबड़ चढ़ाना, घिसे हुए टायरों पर ओके सर।
तो ऐसे करके ये प्रोसेस होती है। सवाल यही उठता है, मैं आपको मिलवाता हूं, एक व्यक्ति है, आई जरा, इनका मेरठ में काम है और ये टायर तो आप मुझे दीजिए, ये मेरी गाड़ी का टायर है और ये टायर हुक घिस गया है और मैं इनके पास में जाता हूं रीट्रीडिंग कराने के लिए। ये आप देख भी रहे थे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो यहां पर आकर, कोई नहीं, यहां पर आकर ये जो है, तो टायर तो मेरा था जी, आप छोड़ दीजिए, टायर मैं लेके आया और इनके पास लेकर गया और आप इसके ऊपर चढ़ाएंगे रबड़, जैसा कि अभी हम देख रहे थे उस तरह से आप इसके ऊपर रबड़ चढ़ा देंगे। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब आप इसके ऊपर रबड़ चढ़ाएंगे तो आप उसमें सिर्फ गुड्स लगा रहे हैं जो कि रबड़ है, या लेबर भी आप ही की है? लेबर भी है। लेबर भी आपकी है, यानी कि गुड्स भी है और लेबर भी है। अच्छा ठीक है जी। मैं आपके पास क्या करने के लिए आया था? पहला, मैं आपके पास रबड़ खरीदने आया हूं या रबड़ चढ़वाने आया हूं? चढ़वाने। तो आपका काम रबड़ बेचना है कि रबड़ चढ़ाना है? चढ़ाना। अगर मुझे रबड़ खरीदनी होती शायद किसी और के पास में जाता, पर मुझे आपसे रबड़ चढ़वानी थी। आपका पूरा इंफ्रा हमने देखा बहुत शानदार था, बहुत अच्छे तरीके से आप रबड़ चढ़ाने का कार्य करते हैं। आप जो मुझसे पैसे लेंगे सिर्फ रबड़ के पैसे लेंगे या फिर रबड़ प्लस रबड़ को चढ़ाने के, दोनों के पैसे लेंगे? दोनों के पैसे लेंगे। वेरी वेल डन। तो फाइनली आपकी इनमें प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी है? रबड़ प्रिंसिपल थी या फिर जो इसमें आपने चढ़ाया, अपनी कला दिखाई, अपनी इंफ्रा लगाया, मशीनरी लगाई, हम देख रहे थे अभी, वो मेन था? क्या मेन था? रबड़ चढ़ाना मेन था। रबड़ चढ़ाना मेन था। चढ़ाना मेन था। और रबड़ चढ़ाना एक गुड्स होती है, सर्विस होती है? हैं जी, सर्विस। बेहतरीन जवाब। ये रियलिटी में 11th क्लास का बच्चा है और आप सीए फाइनलिस्ट हैं। डेमो को देखकर और यहां देखकर अगर ये बच्चा सही जवाब दे सकता है तो भाई साहब कहने ही क्या। ये बोर्ड का सर्कुलर है, सीबीआईसी का सर्कुलर है जो इंडस्ट्री के लिए निकाला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए, खड़े हो जाओ आप। अगर इतना बताया है तो एक बात और आप हमें बताइएगा कि लेट सपोज इस बार टायर मेरा नहीं है, आपका गोदाम है टायरों का, टायर भी आप ही के हैं क्योंकि आप तो भाई कहीं से भी मिलते रहते, जब काम आपका ही, तो आपने पुराने टायर भी खरीद रखे हैं। तो मैं आपके गोदाम में गया और आपके गोदाम में जाके जो बढ़िया सा मुझे ठीक ठाक सा पुराना टायर लगा, वो पुराना टायर आप ही के गोदाम में से लेकर आप ही को दे दिया और कहा कि इस पर रबड़ चढ़ा के मुझे दे दो। तो इस बार आप किस चीज के पैसे लेंगे? टायर के पैसे लेंगे, रबड़ के पैसे लेंगे, सर्विस के पैसे लेंगे, या फिर आप रबड़ चढ़े हुए टायर के पैसे लेंगे? रबड़ चढ़े हुए है जी, रबड़ चढ़े हुए टायर के। रबड़ चढ़े हुए टायर के पैसे लेंगे। तो जब आप मुझसे रबड़ चढ़े हुए टायर के पैसे ले रहे हैं तो आपने मुझे क्या दिया? रबड़ दी या सर्विस दी या रबड़ चढ़ा हुआ टायर दिया? रबड़ चढ़ा हुआ टायर। रबड़ चढ़ा हुआ टायर दिया। इसका मतलब आपने मुझे गुड्स दिया या सर्विस दी? गुड्स दिया। वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट। सीबीआईसी का सर्कुलर यहां पर कंप्लीट हो चुका, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। आ जाओ। रीट्रीडिंग ऑफ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल आर बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज रिलेटेड सर्कुलर्स। समझिए इंडस्ट्री के अंदर कंफ्यूजन थी तो बोर्ड को बीच में आना पड़ता है और उसी के चलते यहां पर सारी बात की जा रही है। कहते हैं whether retreading of tire is supply of goods or services. In retreading of tires which is composite supply, the predominant element, मुख्य जो एलिमेंट है, is the process of retreading. जो रबड़ चढ़ाने की जो कला थी वो मुख्य थी, is a supply of service, my dear. Rubber used for retreading, रबड़ यूज्ड फॉर रीट्रीडिंग इज एन एंसिलरी एक्टिविटी। रबड़ तो उसकी एंसिलरी थी, काम तो चढ़ाने का था, रबड़ तो उसमें इस्तेमाल की गई आपके काम के अंदर। Which part of the composite supply is the principal supply must be determined keeping in view the nature of the supply involved. Value may be one of the guiding factor. Value आगे पीछे हो सकती है कि रबड़ की ज्यादा उसकी ज्यादा, उससे मतलब नहीं है, एक्टिविटी चेक करनी है, but not the sole factor. The primary question should be asked that what is the essential nature of the composite supply, which is element of supply impart the essential nature to composite supply. इसका मतलब फाइनली supply of retreading ये जो है ये आपकी यहां पर सर्विस कंसीडर की जाएगी। और दूसरा, अगर मान लीजिए
सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर्स विच आर ओल्ड टायर्स बिलोंग टू द सप्लायर, अगर पुराना टायर भी सप्लायर का ही है जो मैंने इनका लिया था, वैसे केस में फिर ये सप्लाई ऑफ रबड़ चढ़ा हुआ टायर हो जाएगी और फिर वहां पर उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स के रूप में कंसीडर करके चलेंगे। फाइनली एक और आखिरी क्वेश्चन है, और माय डियर ये में क्या बोलता है कि जो कंज्यूमर फोरम के जो चार्जेस होते हैं वेदर लाइबल टू जीएसटी और नॉट। सर कंज्यूमर फोरम एक प्रकार की अपलेट ट्रिब्यूनल होती है और उसके जो चार्जेस होंगे वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, उनको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। आखिरी बात ये बोलकर चलता है कि जो ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ है, सीधी बात करूं जो कंज्यूमर कोर्ट होती है, कंज्यूमर कोर्ट की जो फीस जाती है उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहां पर आकर मालिक संपन्न हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और अब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा। लगभग सारे क्वेश्चंस हम करके चलेंगे इतनी सारी मेहनत करने के बाद में, ठीक है। और चलो मालिक, और ब्रेक लोगे कि नहीं लोगे? हाँ सर ब्रेक तो हो गया, दरअसल वो पहला पार्ट था वो अलग हो गया है, तो ये पार्ट अपना इसमें ब्रेक क्या करना, इस पार्ट को कंटिन्यू अपना करके चलते हैं। तो आइए मालिक अब देखते हैं। अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं जो आपके लिए कर रहा हूं चीजों को विजुलाइज कराने के लिए प्रैक्टिकली, कि घी, क्रीम, टायर, रीट्रेडिंग वीडियो एंड मल्टीपल लाइक वैन की सब जो विजुलाइजेशन चल रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको किताब के बाहर निकाल के जीएसटी पढ़ा दूं, वरना ये चीज आपके सामने नहीं करूंगा मैं, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ किताब में ही जीएसटी पढ़ पाओगे, किताब के बाहर का जीएसटी नहीं जानोगे। मैं आपकी किताब छुड़वा देना चाहता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है माय डियर, ठीक है। और मुझे बताइएगा जरूर, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, स्पेशली आज की क्लास के संबंध में, क्योंकि हमने आज कई सारी कलात्मक चीजें की हैं। आपका फीडबैक जरूर 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 चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच। और अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर माय डियर। आइए देखते हैं जरा। तो आइए देखते हैं अपना ये क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है, इसे हम पूरा करते हैं मालिक। और आ जाओ, चैप्टर हो गया है खत्म, अब देखेंगे क्वेश्चंस। सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई। सबसे पहले आराम से इत्मीनान से अपने से जवाब देना, इसके आंसर को मत देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी। सप्लाई क्या है भाई साहब, कई बार सीख चुके हो सप्लाई क्या है। एबीसी जहां पर पूरा हो जाए, एक्टिविटी फॉर ए कंसिडरेशन और ड्यूरिंग द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, उसे हम बोल के चलेंगे सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी जो आपका फॉर ए कंसिडरेशन है, तो चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पर्सनल पर्पज हो, उसे भी सप्लाई कहेंगे। और 4 सप्लाई आपकी ऐसी हैं जो एफओसी होने के बावजूद भी वहां पर उसको हम सप्लाई बोल के चलेंगे, आरबीआई की एजेंसी। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई अंडर द सीजीएसटी और एसजीएसटी। सप्लाई के लिए क्या क्या कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है? एक्टिविटी चाहिए होती है, बिजनेस चाहिए होता है, कंसीडरेशन चाहिए होता है। कुछ मामलों में बिजनेस जरूरी नहीं होता, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हम करके चलते हैं तो वैसे मामले में भले ही वो मेरे पर्सनल पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, तब भी उसे हम वहां पर सप्लाई बना देते हैं। और कुछ मामलों के अंदर भले ही कंसीडरेशन ना हो, उसके बावजूद भी हम उसे सप्लाई बना देते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो यही है आपके सप्लाई वाले जो एलिमेंट्स हैं। और सप्लाई जो होती है वो टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होगी तो अच्छी बात है, और टैक्सेबल सप्लाई होगी तो जीएसटी भी लगा दिया जाएगा। स्टेट द टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ। टाइप्स ऑफ सप्लाई, किस किस तरह की सप्लाई होती है? देखो, एक होती है टैक्सेबल सप्लाई, एक होती है जीरो रेटेड सप्लाई, एक होती है आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड के 3 हिस्से होते हैं, निल रेटेड है, 100% की एग्जम्पशन वाली सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आपकी होती है, और आपकी मैं बता दूं इंट्रास्टेट सप्लाई भी होती है, इंटरस्टेट भी सप्लाई होती है, इनवर्ड सप्लाई भी होती है, आउटवर्ड सप्लाई भी होती है। तो सप्लाई कई प्रकार की आपकी यहां पर होती है। कंपोजिट सप्लाई भी होती है, मिक्स सप्लाई भी होती है, वो तो रहेगा। Can the transaction in which any one or more of the given criteria is not fulfilled be still considered as supply of goods? देखिए, नॉर्मल आपको चाहिए होता है A, B, C हमें चाहिए होता है, लेकिन कुछ हालात के अंदर
अगर मान लीजिए बी नहीं है तो भी सप्लाई बना दी जाएगी, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, भले ही वो बिजनेस पर्पस के लिए ना हो, पर्सनल पर्पस के लिए हो, तब भी उसे सप्लाई बनाया जाता है। सी के अंदर 4 तरह की आरबीआई की एजेंसी आपकी ऐसी है जहां पर भले ही कंसिडरेशन ना हो, उसके बावजूद भी हम उसे सप्लाई मानकर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका ये रहा, लिस्ट द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। यहां पर बात करना चाहता है आरबीआई की एजेंसी। 4 एलिमेंट, रिलेटेड पार्टी, डीम्ड डिस्टिंक्ट, बी फॉर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट अगेंस्ट विच आईटीसी हैव ऑलरेडी बीन टेकन, एंड आई का मतलब हो गया आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन एफओसी बेसिस एंड यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। एंड आरबीआई की एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसे हम यहां पर एफओसी होने के बावजूद भी सप्लाई मानकर चलते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज विच शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। इसमें आ जाते हैं आपके न्यू मैजिक ऑफ WG, इसमें आ जाएंगे आपके न्यू मैजिक ऑफ WG, जिनको हम सप्लाई नहीं मान के चलते हैं। WG मतलब आर्टिकल नंबर 243G और W के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सप्लाई आपके यहां पर सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। एन का मतलब एंटिटी टू एंटिटी, एंड ई का मतलब एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, W का मतलब वेयर हाउस गुड्स जो कस्टम वेयर हाउस में होता है, M मतलब मॉर्चरी, A मतलब एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, G मतलब गवर्नमेंट पीपल्स, I मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी और C मतलब कोर्ट कचहरी एटसेट्रा, और WG का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। दीज आर द नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई गिवन इन शेड्यूल नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, enumerate the activities or transactions which shall be treated as neither supply of goods nor supply of services। अब हमें यह भी देखना होगा कि हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली वैसे लिखेंगे, 4 नंबर का है तो उतना कंटेंट हम देकर चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में enumerate the activities or transactions which shall be treated neither, वही सेम आंसर आ गया अपना, न्यू मैजिक ऑफ WG, which provisions of service or goods by club or association society to its members will be treated as supply or not। yes, it will be treated as supply and supply of goods के रूप में कंसिडर किया जाएगा। जब एक क्लब वगैरह अपने मेंबर्स को सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो उसे हम मानकर चलेंगे कि हाँ वो अपनी सप्लाई है। यहां बेसिकली बताने का प्रयास किया गया है कि जो क्लब होता है और उसके जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो एक नहीं माने जाते हैं। Myntra amalgamated with Flipkart on account of amalgamation. Mr. Puneet, shareholder, received 10,000 shares of Flipkart in exchange of 5,000 shares of Myntra. Does it qualify as supply? क्या इसे हम यहां पर सप्लाई मानकर चलेंगे या नहीं मानकर चलेंगे, ये हमें यहां पर बताना है। सर देखिए, सिक्योरिटीज है, गेट नंबर 1 से सिक्योरिटीज को आउट कर दिया जाता है, वो ना गुड्स है ना सर्विस है, इसलिए यहां पर कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है वेदर ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड या और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ए ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए, गुड्स की सप्लाई के लिए ओनरशिप ट्रांसफर होनी बहुत जरूरी होती है। अगर गुड्स का सिर्फ मूवमेंट किया जा रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जा रही है, तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर कंसिडर किया जाता है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स की। तो टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत बहुत जरूरी होता है। Whether goods supplied on higher purchase basis will be supply of goods और supply of service। सर हायर परचेज बेस पे जो सप्लाई किया जाता है उसमें ओनरशिप टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसलिए हम इसे सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम से यहां पर जानकर चलते हैं और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें राधे आगे। यस सर, आगे है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज। साहब सेल्स एंड एयर कंडीशनर डीलर। ये आगे अब तक जो क्वेश्चन चल रहे थे आपके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। उसके बाद में अब आते हैं आपके ये बिजनेस एक्टिविटीज वाले कुछ अपने संबंधित, और ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस कहे जाते हैं, जिसके अंदर हमें सबसे पहले अगर मिनी केस स्टडी है तो 2 हेडिंग बनाने चाहिए कि उसका लीगल पॉइंट या लीगल पोजीशन क्या है उसकी, और उसका फाइनली कंक्लूजन क्या है। और अगर केस स्टडी बड़ी होती है तो उसमें एक हेडिंग और बना देते हैं, फैक्ट्स एंड इश्यू की बात भी कर देते हैं।
तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2 हिस्सों में है, इसलिए मेरे हिसाब से मिनी केस स्टडी है। 3-4 लाइन का अगर क्वेश्चन होता तो मिनी केस स्टडी में आएगा। 7-8-10 लाइन तक क्वेश्चन जाता है तो वो लॉन्ग केस स्टडी में आता। लॉन्ग केस स्टडी के लिए आपको 3 चीजें अपनानी है और मिनी केस स्टडी के लिए आपको 2 चीजें अपना के चलनी होंगी। साहब सेल्स एंड एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी। दिल्ली के जनकपुरी एरिया में साहब सेल्स का अपना एक एसी का शोरूम है। ठीक है, आगे बताइए। नीड्स 4 एयर कंडीशनर्स फॉर हिज न्यू नहीं, साहब सेल एंड एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी सेल्स 4 एयर कंडीशनर्स फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरजंग एनक्लेव। इन्होंने दिल्ली में ही अपना एक सफदरजंग एनक्लेव में घर बनाया है और अपने प्रीमिसेस से 4 एसी जो थे वो घर के लिए रवाना कर दिए। क्या यहां पर कोई कंसीडरेशन आया होगा? द आंसर इज नो। चूंकि ये एसी का डीलर है तो एसी पर पे किए हुए जीएसटी का आईटीसी भी लेकर बैठा हुआ होगा और खुद के लिए इसने इसको सप्लाई कर दिया है। इट इज कॉल्ड परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसके संबंध में आईटीसी लिया हुआ है। Therefore, he transferred 4 air conditioners on which ITC has already been taken by the person from his stock for the said purpose. Examine whether the said activity amounts to supply under section 7. The answer is yes. First of all, हम लिख सकते हैं कि अब इसके पहले हमें ना लीगल पोजीशन बतानी है। मुझे बताइए ये जो क्वेश्चन है ये कहां से फ्रेम हो रहा, जरा पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करना। क्वेश्चन तो 1000 आ जाएंगे तुम्हारे सामने, पैटर्न को पकड़। लीगल पोजीशन क्या है जहां पर से ये क्वेश्चन आपका निकल के आया है? सर जी ये जो क्वेश्चन निकल के आया है, ये जो शेड्यूल 2 है ना हमारा, ये वहां से निकल के आया है। तो आपको पहले बिना केस के फैक्ट्स को ध्यान में रखे हुए पहले इसकी लीगल पोजीशन लिखिएगा। एज पर सेक्शन नंबर 7 read with schedule number 2, if a business asset permanently transferred from the business on which ITC has been taken, it shall be treated as a supply of goods even though there is no consideration exist. Is it okay? This is the legal content. उसके बाद आप कंक्लूड करके अपनी बात को लिख के चलोगे। कंक्लूजन में क्या रखना होता है कि आपके ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये फैक्ट्स एंड इश्यू जो होता है, इसको ध्यान में रखते हुए और उसको लीगल पोजीशन के साथ मिक्स करके आप अपना कंक्लूजन यहां पर डाल देते हैं। तो यहां पर आपको बताना होगा, चूंकि साहब सेल्स का अपना बिजनेस प्रेमिसेस है, एसी के कारोबारी हैं, 4 एसी वो लेकर अपने आए थे। पहले हमने लीगल पॉइंट लिख दिया, उसकी छाया में, उसकी शेड में हम यहां आंसर अपना देने वाले हैं। तो चूंकि साहब सेल्स का अपना एसी का बिजनेस है एंड ही हैज रिमूव्ड 4 एयर कंडीशनर टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रेमिसेस, so it is covered under second schedule section number 7 as permanent transfer of business asset on which ITC has been taken. So accordingly ये जो है यहां पर सप्लाई बना दिया जाएगा, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन आगे पूछता तो मैं इसी को आगे और भी लिंक कर देता। सप्लाई ये इंट्रास्टेट है, पूछा नहीं तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास समय वैसे ही कम होता है, लेकिन मैं इस केस को आगे तक लिंक कर सकता हूं। कैसे भला? कि देख भाई ये गुड्स था, सप्लाई भी बन गया है, इंट्रा है या इंटर है, ओरिजिन भी दिल्ली में, डेस्टिनेशन भी दिल्ली में, तो निश्चित तौर पर यहां पर ये एक इंट्रा स्टेट है। टैक्सेबल पर्सन इसमें यही रहेगा, दिल्ली वाला नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। एसी के संबंध में कोई एग्जम्पशन नहीं है, बल्कि 28% जीएसटी के दायरे में आते हैं। उसके बाद में कंपटीशन कैसे करके चलोगे, क्योंकि यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अगला बॉक्स बाबा की बूटी के मुताबिक, चूंकि यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका जो ओपन मार्केट प्राइस होगा, जितने में ये इंडिपेंडेंट कस्टमर को बेचते हैं, उसके अनुसार इसका वैल्यूएशन करके जीएसटी निकाल लिया जाएगा। उसके बाद में एनसीएम या आरसीएम, तो इस पर एनसीएम की एप्लीकेबिलिटी आएगी। जहां तक सवाल है टाइम ऑफ सप्लाई का, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है वो इनवॉइस पर बेस्ड होता है। इनवॉइस इश्यूएंस की डेट और लास्ट डेट टू इश्यू द इनवॉइस, एंड लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होती है आपकी रिमूवल की डेट। तो प्रैक्टिकली जिस दिन आपके एसी घर के लिए रिमूव हो रहे होंगे वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसी के अनुसार अगले महीने की 20 तारीख को अपनी जेब से यहां जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस पूरे की लिंकेज कर सकते हैं। वो ताकत, वो शक्ति आपके पास में है कि एक लाइन को, एक स्टेटमेंट के ऊपर एक पूरा पेज का एक करेक्ट कंटेंट लिख सकते हैं, उसके आगे पूरा एलाबोरेट उसको कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन छोटा है तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना पूछ रहा उतना बता देते हैं, वरना समय हो तो आप इसको आगे तक बता सकते हैं, और वो भी पॉइंट्स में 1 2 3। पहला पॉइंट गुड सर्विस, आपके पास तो हेडिंग भी है, 9 हेडिंग है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप 9 हेडिंग में लिख सकते हो, 9 पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो। गुड्स है, सर्विस है। दूसरा
सप्लाई, तीसरा जो है अपना इंट्रा या इंटर, चौथा टैक्सेबल पर्सन, पांचवा एग्जम्पशन, छठा कंपटीशन, सातवां एनसीएम आरसीएम, आठवां टाइम ऑफ सप्लाई और नौवां कंप्लायंसेस। ऐसे करके हर क्वेश्चन, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर ऐसे करके लिखा जा सकता है। आगे बात करता है, फर्दर अ जनकपुरी रेजिडेंट आकाश अप्रोच्ड साहब सेल्स, ही सोल्ड एन एयर कंडीशनर टू साहब सेल्स फॉर रुपीज इतना। एक रेजिडेंट था आकाश, जो अपना घर का एसी था, पुराना एसी था, वो यहां इनको बेच देता है वो एसी। He sold an air conditioner to Sahab Sales. Akash had bought said air conditioner 6 months before for his residence. इन्होंने अपने रेजिडेंस के लिए खरीदा था, पुराना हो गया, इनको बेच दिया। ये हो सकता है यूज्ड एयर कंडीशनर में भी डील करते हो। तो क्या अब ये घटना सप्लाई है कि नहीं? ये जो ट्रांजैक्शन आपको यहां दिख रही है, ये सप्लाई है कि नहीं? सर देखिए, पहली बात यहां गुड्स की बात की जा रही है। नंबर 2 पर आकर जब सप्लाई की बात करते हैं तो यहां एक्टिविटी तो की जा रही है सर, सेल किया गया है और कंसीडरेशन भी पक्का मिलेगा आकाश को, लेकिन ये आकाश का बिजनेस नहीं था, इसने अपना घर का जो एसी था वो आगे सप्लाई किया था, हेंस इट इज नॉट अ सप्लाई। तो इसकी लिंकेज आगे नहीं हो पाएगी क्योंकि ये यहीं से आउट कर दिया जाएगा। इफ नो सप्लाई देन नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल माय डियर। मैं आपको पैटर्न दे रहा हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं इसमें से जितने भी लगभग 47, 48, 47, 48 के आसपास क्वेश्चन हैं, अगर एक भी क्वेश्चन में आप गलती कर जाओ तो कह दीजिएगा। इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैंने ये चैप्टर करवा दिया, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करो। आप ये मत समझो कि ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, इसे मत समझो, ये तो सब पता है आपको। आप देखो कि आंसर कैसे करना है, दिस इज द पॉइंट। इज इट ओके? यस सर। आगे बात करते हैं मालिक, क्वेश्चन नंबर 13, कार डीलर सेल्स इज मर्सिडीज कार 50 लाख रुपए टू अर्न प्रॉफिट, डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? कार डीलर है, कार बेच दी है, एबीसी टेस्ट पास कर दिया जाएगा, निश्चित तौर पर सप्लाई बना दिया जाएगा। एन इंडिविजुअल बाइज a car for personal use and after a year sells it to a car dealer. Okay. Will the transaction be supply in terms of so and so? पर्सनल यूज के लिए कार लेकर आया था, आगे बेच दी है। तो एबीसी टेस्ट जब उसका देख के चलते हैं तो एक्टिविटी तो है, लेकिन बिजनेस ना होने के कारण यह घटना यहां पे सप्लाई नहीं बन पाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस की यहां पर बात करी जा रही है, आइए पढ़कर देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, मिस्टर राजेश सुराना has a proprietorship firm in the name of Surana and Sons in Jaipur. जयपुर में राजेश सुराना जी की एक अपनी फर्म है, राजस्थान जयपुर में। ठीक है साहब, पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ लीजिए, फैक्ट्स को समराइज कर लीजिए। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। एंड प्रोडक्ट्स, द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ही कंसल्टेंसी में भी काम करते हैं, सर्विस भी देकर चलते हैं। राजेश सुराना हैज प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर, राजेश जी ने अपने भाई को सर्विस दी है। भाई का नाम है अखिलेश सुराना, जो अमेरिका में है। इन्होंने इंडिया में रहते हुए अपने भाई को यूएसए में सर्विस दी है। एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं ब्रदर, शायद हो सकता है रिलेटेड पार्टी पे पॉइंट जा रहा हो। क्या भाई इसका ये रिलेटेड पार्टी में आएगा या नहीं आएगा? रिलेटेड पार्टी के अंदर एक वर्ड आता है फैमिली मेंबर्स। रिलेटेड पार्टी में एक वर्ड आता है फैमिली मेंबर्स, जो होते हैं वो रिलेटेड पार्टी आपके कहे जाते हैं। और जहां तक सवाल है फैमिली मेंबर्स का, तो फैमिली में कौन आता है? फैमिली के अंदर हमने देखा था, अच्छे से डेफिनेशन पढ़ रखी थी, तमाम डेफिनेशन को पढ़ने का मजा आपको अब आएगा। जो डेफिनेशन हमने पढ़ रखी थी उसमें यह बताया गया था कि देखो स्पाउस और जो बच्चे होते हैं वो तो ऑलवेज फैमिली का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन साहब जो भाई बहन, दादा दादी, माता पिता, ये जो लोग होते हैं, ये तभी आपकी फैमिली का हिस्सा बनेंगे जब ये आप पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो। भाई जो अमेरिका में रहता है, तो मैं क्या लगता है वो आपके ऊपर निर्भर होगा? मुझे नहीं लगता क्यों निर्भर होगा, वो अपना इंडिपेंडेंट है भाई साहब। अगर वो इंडिपेंडेंट है भाई, आपके ऊपर निर्भर नहीं है, तो वैसे हालात में वो आपका रिलेटेड यहां पर नहीं बनेगा। ये भाई तो है लेकिन रिलेटेड पार्टी की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाया। फैमिली ना बना तो रिलेटेड पार्टी के अंदर भी नहीं आएगा। अच्छा जी, विदाउट एनी कंसिडरेशन एफओसी इनको सप्लाई कर दिया था। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाई अखिलेश आर सिमिलर टू वंस मैन्युफैक्चर्ड बाई राजेश सुराना। दोनों भाई की अपनी अपनी फैक्ट्री है, इसकी वहां पर फैक्ट्री है, इसकी यहां पर फैक्ट्री, तो इससे भी पता लगता है अपनी फैक्ट्री चला रहा है। कोई पढ़ाई थोड़ा कर रहा कि भाई से पैसा लेगा कि भाई तभी पढ़ाई कर पाएगा, विदेश में रह रहा हो, अपना काम धंधा कर रहा है भाई साहब। दोनों भाई एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं।
तो राजेश सुराना से उन्होंने अपनी सर्विस ली है। अच्छा ठीक है, आगे बोलते हैं। मिस्टर राजेश सुराना चार्जेस 3 लाख फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विस टू एन इंडिपेंडेंट कस्टमर लोकेटेड इन यूएसए। जो अपने भाई को फ्री में सर्विस दे दी है उसके लिए 3 लाख रुपए तक के चार्ज करके चलते हैं। कंप्यूटर जीएसटी लायबिलिटी इफ एनी इन द केस अमाउंटिंग द रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल टू सो एंड सो। मुझे बताइए यहां पर क्या सीन बनेगा। सबसे पहले देखिए, ये जो यहां से दी जा रही, आप अपनी सोच को बाबा की बूटी के मुताबिक कर लो। पहली बात तो ये देखो, आपको आंसर चाहिए ना? हाँ सर आंसर चाहिए। सप्लाई है कि नहीं पहले बताओ सर, इस केस के अंदर ये सप्लाई है कि नहीं? सर देखो, हमें जाना पड़ेगा इसके लिए, एफओसी सप्लाई है तो शेड्यूल 2 में जाना पड़ेगा, और शेड्यूल 2 के अंदर लिखा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर एफओसी होती है तो उसे हम सप्लाई बना देते हैं। लेकिन ये घटना एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए घटना आपकी सप्लाई नहीं बन पाएगी। ये तो आपको आउटपुट आ गया, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, दिस इज द पॉइंट। तो चूंकि मुझे लगता है कि 5, 7, 8 पेज में जा रही है, लाइन में जा रही है कि स्टडी, तो आप इसके 3 हेडिंग बनाएंगे। पहला हेडिंग होगा फैक्ट्स एंड इश्यू का। तो हमने क्या किया, मैंने यहां पर जो ये किया है, जो लिखा है, क्या मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया? नहीं, यहां पर मैंने फैक्ट्स लिखे हैं और इश्यू लिखा है कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, पूछना क्या चाहते हैं। तो बता सकते हैं कि भाई राजेश सुराना की फैक्ट्री राजस्थान में है, भाई की फैक्ट्री वहां पर है, प्रोवाइडिंग दिस वन सर्विसेज ऑन एफओसी बेसिस। सो नाउ इश्यू इज दिस कि क्या यह घटना सप्लाई होगी या नहीं। अपने शब्दों में आप यहां पर फैक्ट्स एंड इश्यू लिख लीजिए। फिर आएंगे लीगल पोजीशन के ऊपर निकल के आएंगे। लीगल पोजीशन क्या होगी यहां पर, चूंकि मुझे पता है इसका आंसर छिपा हुआ है शेड्यूल 2 के अंदर, तो वहां पर जाकर मैं इसको देखूंगा शेड्यूल 2 के अंदर कि क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके चलता है तो उससे भले ही एफओसीओ सप्लाई बनाया जाता है। लीगल पोजीशन में और क्या क्या इस्तेमाल किया मैंने इस्तेमाल किया फैमिली की डेफिनेशन मैंने इस्तेमाल करी है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन मैंने इस्तेमाल की है। फिर लिखूंगा मैं फैमिली की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2, क्लॉज नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एज पर सेक्शन नंबर 2 फैमिली कौन होता है, उसमें लिखेंगे स्पाउस और बच्चे। ऑलवेज फैमिली कैसा बनेंगे, भाई बहन, माता पिता और दादा दादी, ये सब आपके फैमिली कैसे तब बनते हैं जब ये डिपेंडेंट है। फैमिली की परिभाषा लिख दी। रिलेटेड पार्टी की परिभाषा लिखेंगे कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमारी रिलेटेड पार्टी कहे जाते हैं। तो जिन जिन पॉइंट पर बेस्ड होकर मैंने आंसर करना है, पहले उनको लीगल पोजीशन के अंदर मैंने लिख दिया। ऐसा करोगे निश्चित तौर पर ऑल इंडिया हाईएस्ट आएगा। माइटी जो कह रहा हूं चुपचाप, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शक के, जो कह रहा हूं चुपचाप मान लेना और फॉलो करके चलना। आपने पूरा लॉ लिख दिया, सेकंड शेड्यूल लिख दिया, आपने यहां फैमिली की परिभाषा लिख दी, आपने यहां रिलेटेड पार्टी लिख दी। मेरा जो आंसर है इन्हीं 3 पॉइंट पर बेस्ड होगा। अब मैं लिखूंगा मेरा कंक्लूजन। उस कंक्लूजन के अंदर मैंने क्या करना है, ऊपर वाले फैक्ट्स एंड इश्यू और लीगल पोजीशन को मिक्सअप करके अब मैंने मेरा आंसर देना है। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, वो डायरेक्ट कंक्लूजन लिखना शुरू कर देता है, जो कि सही आंसर नहीं माना जाता है और नंबर कट जाते हैं। आपको 5 में से मिलेंगे 1 या 2 नंबर मुश्किल से। अगर डायरेक्ट आप कंक्लूजन लिखने बैठ जाएंगे फिर आप शिकायत करते कि नंबर क्यों नहीं आए। आपने तरीका सही नहीं दिया। सब कुछ आने के बावजूद भी आप अपने मन की बातों को कागज पर लिख नहीं पाए। आप कितने इंटेलिजेंट है, आपके क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, सब बेकार हो जाता है जब अपनी भावनाओं को आप कागज पर व्यक्त नहीं कर पाते। वो एग्जामिनर आपके कागज को देखकर ही आपकी मेंटलिटी का अंदाजा लगा के चलता है। तो तरीके से और तमीज से आप अपने क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करके चलेंगे। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे बाई इन द लाइट ऑफ व्हाट इज स्टेटेड अबव। हम यहां बोलेंगे कि राजेश सुराना जो है ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है और ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में, ये फैमिली की परिभाषा में नहीं आता। सो अकॉर्डिंगली ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के अंदर भी नहीं आएगा। सो एज पर शेड्यूल नंबर 2 ये घटना यहां पर एक सप्लाई नहीं बन पाएगी और बात यहीं पर आकर खत्म हो जाएगी। तो आपने पूरा फैक्ट्स बताया, एग्जामिनर को दिखाया कि देख मुझे क्वेश्चन समझ में आया, इश्यू क्या है वो भी मुझे समझ में आया, इसके पीछे के जो 3 चीजों को मैंने आधार बनाया मैं वो भी तुझे बता रहा हूं कि दिस इज द लीगल बैकग्राउंड एंड दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन। तो ऐसे करके जब देकर आओगे तो आप बहुत ही शानदार अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एग्जामिन whether the activities of import of services in the following cases would be liable to GST or not। 3 केसेस हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे हैं।
तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सबसे पहले आप लॉ क्या बोलता है, लीगल पोजीशन क्या है, आप उसे लिख लीजिए और फिर लिखने के बाद हर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। अभी 1 2 3 नहीं कर रहा, अभी लीगल पोजीशन लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कि भाई देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी विद कंसीडरेशन, और जो विद कंसीडरेशन वाली होती है चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए हो या पर्सनल पर्पज के लिए हो, ऑलवेज इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनाया जाता है। दूसरी इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होती है वो आपकी एफओसी बेस्ड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वो होती हैं, लेकिन वो आपकी रिलेटेड पार्टी से ली हुई होनी चाहिए, है ना, और उन्हें आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तभी आपकी वो बनेंगी। एक बार पीछे का लॉ लिख लिया ना, अब हर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, प्रेजेंटेशन भी बेहतरीन जाएगी और अब आपके क्वेश्चन के आंसर के गलत होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते। क्या कहते हैं, अर्ज किया है, सुनिए। श्रीनीति कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड इन बांद्रा। श्रीनीति कौशिक हैं और वास्तु की सर्विस ले रही हैं अपने घर के लिए, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए सर्विसेज ये ली जा रही हैं मुंबई के, फ्रॉम रशेल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ली जा रही हैं। द अमाउंट पेड फॉर द सेड सर्विस इज $5,000 पर डॉलर। तो ये विद कंसीडरेशन वाली है, तो विद कंसीडरेशन में चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे आपका पर्सनल पर्पज हो, ये ऑलवेज आपकी सप्लाई बना दी जाएगी। आगे बात करते हैं, श्रीनीति कौशिक रिसीव्ड वास्तु की सर्विस ले रही हैं अगेन फॉर हर रेजिडेंस पर्सनल पर्पज के लिए ली जा रही हैं। लॉ आपके सामने लिखा हुआ तो गलती होने के चांस 0 के बराबर। एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम हिज सन, सन जो है ये एक रिलेटेड पार्टी के अंदर आ जाता है। वरुण रेजिडेंट रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। फर्दर मिस श्रीनीति डिड नॉट पे एनी कंसीडरेशन, एफओसी सर्विस ली है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए, एफओसी है, रिलेटेड से है और पर्सनल पर्पस के लिए, आपके पास तीनों हेडिंग आ गए, पर्सनल है, ये है, सर नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए होती तो बन जाती, अदरवाइज नहीं बनेगी। श्रीनीति कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हिज बिजनेस प्रीमिसेस, इस बार बिजनेस के लिए है, लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई फ्रॉम हिज सन, सन एक रिलेटेड पार्टी में आएगा, सन ऑलवेज आएगा, बच्चे जो होते हैं वो ऑलवेज आएंगे चाहे वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो। वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। श्रीनीति डिड नॉट पे कंसीडरेशन, एफओसी है, एफओसी है, रिलेटेड से है और बिजनेस पर्पस के लिए है, निश्चित तौर पर ये सप्लाई यहां पर बना दी जाएगी। ऐसे करके यहां पर बात कर ली जाती है माय डियर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात करता है, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट, जी फिर वही क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विल इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। हां, अगर ये रिलेटेड पर्सन से लिया हो, एफओसी लिया है, बिजनेस पर्पस के लिया है और लेने वाला जो रेसिपिएंट है वो एक सिर्फ पर्सन होना चाहिए। पुराने समय के अंदर बोलते थे ये टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, लेकिन एज ऑफ नाउ ये बंदा चाहे आपका टैक्सेबल पर्सन हो, यानी कि पहले से रजिस्टर्ड हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर हम यहां पर इसको सप्लाई मानकर चलेंगे। संतोष, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फटाफट, मैं तेज इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस शॉर्ट टाइम में आपके लिए खत्म कर सकूं। जिनको करने में आपको लगेगा 3 घंटा, मैं वो काम आपका 1 घंटा में करा सकूं, 1 घंटे का समय मैं आपका बचा दूंगा। संतोष, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लान्स टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन इन कनाडा। ही रिसीव्स करियर कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम प्रकाश, ए कनाडा बेस्ड कंसल्टेंट। तो कनाडा से सर्विस इन्होंने ली है यहां पर 10 लाख रुपए की। क्या ये सर्विस कही जाए, मतलब सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? मिस्टर संतोष जो हैं तो पर्सनल पर्पस के लिए लेकर चल रहे हैं। सर लॉ क्या कहता है, अगर देखो कंसीडरेशन देके सर्विस लिए तो बिजनेस पर्पस हो या पर्सनल पर्पस हो, सर सप्लाई तो बन जाएगी नो डाउट, लेकिन आगे चल के गेट नंबर 5 पर जाकर बोलते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस लेके चलता है तो आगे चल के उसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं गेट नंबर 5 पर चलकर बाबा की बूटी के मुताबिक, यानी कि वो एग्जेम्प्टेड का हिस्सा बन जाते हैं। सप्लाई बनेगी लेकिन आगे चल के एग्जेम्प्टेड करार दे दी जाएगी। जैकी श्रॉफ कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, रिसीव कर रहे हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन सप्लाइड बाय अ फॉरेन आर्किटेक्ट टू डिजाइन अ रेजिडेंशियल हाउस टू बिल्ट इन कश्मीर फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ ₹50 लाख। डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? जैकी श्रॉफ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रिसीव कर रहे हैं आर्किटेक्चर सर्विस फॉर फॉरेन रेजिडेंशियल हाउस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए कंसीडरेशन है, निश्चित तौर पर ये आपकी यहां पर सप्लाई बना दी जाएगी, लेकिन आगे चल के वो अलग बात है कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। नहीं एग्जेम्प्ट क्यों होगा, ये तो टैक्सेबल रहेगी,
क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। ये तो पर्सनल पर्पस भी नहीं है, नहीं, एक मिनट। Jackie Shroff, registered taxable person, receive architectural service for to design a residential to built in Kashmir for a नहीं, ये तो दूसरे के लिए बना के चल रहे हैं, ये तो इनका बिजनेस है। प्रॉपर्टी जरूर रेजिडेंशियल है, लेकिन ये इनका अपना पर्सनल मैटर नहीं है, ये तो इनका बिजनेस है अपना। निश्चित तौर पर यहां पर ये सप्लाई बनाई जाएगी और जीएसटी भी इस पे लगाया जाएगा। ओके, रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट की बात करी जा रही है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कृष्णा लिमिटेड प्रोवाइड्स पेटेंसी सर्विसेज विदाउट चार्ज टू राणा लिमिटेड। विदाउट चार्ज, फ्री में लुटा। कृष्णा तो मेरा है ही ऐसा। इन विच कृष्णा लिमिटेड हैज कंट्रोलिंग, ओए कंट्रोलिंग राइट रखे हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग तो भाई साहब रिलेटेड हो गए, और रिलेटेड हो गए तो भले ही फ्री में लुटाओ, फिर तो सप्लाई बना दी जाएगी। मोदी जी ना छोड़े टैक्स। यस, इट्स ए सप्लाई। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स, बड़ा मेहरबान हो रहा है, बस सर्विस, मील, कूपन, टेलीफोन सब दे दिया एम्प्लॉय को पर्सनल यूज के लिए। यूनिफॉर्म, ड्रेस, शू सब कुछ दे दिया भाई साहब, एवं ही दे दिया। सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? गिफ्ट है एक प्रकार से, जो एवं ही दे दी जाती हैं चीजें, गिफ्ट कहते हैं उसको। तो जो गिफ्ट होता है उस पर जीएसटी की चर्चा होगी या नहीं होगी, ये आप हमें यहां पर बता दीजिएगा। सर जी देखो, जो गिफ्ट होते हैं ना सर, अगर 50,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर तक की बात की जा रही है तो वो सप्लाई नहीं बनेगा, उससे ऊपर का है तो बन जाएगा। तो मैं मान लूं कि भाई 50,000 तक सीमित का है तो ठीक है, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, अदरवाइज बन जाएगा। कूप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट टू एम्प्लॉय 5 लाख रुपए। यस, इट्स ए सप्लाई लायबल टू जीएसटी। थारा आंसर क्या डिफरेंट हो जाएगा? अगर ये 40,000 हुआ तो हाँ, फिर सप्लाई नहीं बनेगा, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल। और बोल दो प्रेम से राधे राधे। एबीसी एसोसिएट रिसीव्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। कुछ क्वेश्चन तुम भी कर लो, सारे हम ही कराएंगे। अब हम कुछ अच्छे से कराते हैं, बड़े बड़े से हम कराते हैं, ये भी छोटा ही है। हम कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन कराते हैं, अब आपको ये कराते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट इट्स ट्रेनिंग मटेरियल प्रिंटेड फ्रॉम अ प्रिंटिंग प्रेस। ओए होए, कल शांत। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स ट्रेनिंग मटेरियल प्रिंटेड फ्रॉम अ प्रिंटेड प्रेस। द कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि अपना कुछ किताबें छपवाते हैं, बुक्स छपवा रहे हैं, और उनका जो सॉफ्ट कॉपी खुद दे रहे हैं, और जो यूसेज राइट हैं वो उन्हीं के हैं, और वो जो फिजिकल इनपुट वगैरह पेपर शेपर है वो प्रिंटर ही इस्तेमाल करके चलता है। भाई साहब, मैंने आपके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन दिलवाई थी केबीसी की तरह, बिल्कुल जो हमारी किताबें छापते हैं ओम आर्ट प्रेस, उनसे मैंने डायरेक्ट आपकी बात करवाई थी। हाँ बोलो हाँ। और ये निकल के आया था निचोड़ कि अगर किताबें हैं, बाइंडिंग फॉर्म वाली चीजें हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। अगर लूज फॉर्म वाली चीजें थी, विजिटिंग कार्ड, लिफाफे वगैरह, विजिटिंग कार्ड तो अभी भी पड़ा हुआ है, ये सब आपके सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसिडर किए जाते थे। तो यहां पर ये किताबें हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस का पार्ट बन जाता। आंसर देखने की जरूरत है ही नहीं है, आपको बता रहे हैं हम। ये भी हम करवाएंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा दिखेगा उसे मैं कराऊंगा। बड़े क्वेश्चन पर अधिकार मेरा है। एबीसी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाई कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। ओके, इट हैज बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू XY लिमिटेड मुंबई सिंस past 2 years. Okay. Consideration is settled by XY Limited assignment wise. ठीक है भाई, वो कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं और वो उनका हिसाब किताब कर देते हैं। XY लिमिटेड पेड 45 लाख रुपए टू, जो रेसिपिएंट था उसने 45 लाख रुपए सप्लायर को दे दिए 10 जनवरी को। एबीसी consultancy agreeing to not provide similar technical services to any other business in India or abroad for a period of 8 years. कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है चीजों से। ABC consultancy is of the view that 45 लाख रुपए is not chargeable to GST. उनको लगता था, सप्लायर को लगता था ये GST के दायरे में नहीं आते।
मान लो आज जैसे मेरी फीस 10,000 प्लस 1,800 है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, ये मेरी फीस है, और कल को मुझे ये लगना शुरू हो जाए कि भैया मेरी फीस पे तो जीएसटी है ही नहीं, तो मैं ना आपसे जीएसटी लूंगा, मैं सिर्फ आपसे 10,000 रुपए ही लूंगा फिर। लेकिन मोदी जी ने कहा है बुड़बक, कमर्शियल कोचिंग पे जीएसटी लगेगा, और लगता है। मैंने कहा मैं तो मेरे स्टूडेंट से लिया ही नहीं। करे हमें फर्क नहीं पड़ता, तू ले या मत ले, हम तो ये कहेंगे कि जो भी तेरे पास में आया है वही इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ऐसे करके मैं उसमें अपना जीएसटी कैलकुलेट कर दूंगा। इस तरह की बातें मैंने आपसे करी थी जब हम इंटरेस्ट और पेनल्टीज का डिस्कशन कर रहे थे कि वट एवर वी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, अब मुझसे आप 11,800 मुझे पूरा दे देते हो, तो मैं 11,800 को कम जीएसटी मानते हुए 1,800 रुपए जीएसटी अलग कर दूंगा। आप कहते हो हम जीएसटी का अमाउंट नहीं देंगे, हम तो सिर्फ 10,000 ही देंगे, 10,000 में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानूंगा। आप बोलते हो मैं तो 1,000 रुपए दूंगा, बाकी मैं दूंगा ही नहीं, तो मैं 1,000 रुपए को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के जीएसटी निकाल दूंगा। एक बच्चा कहता है 11,800 में मैं सिर्फ 1,800 रुपए दूंगा, बाकी मैं दूंगा ही नहीं, तो मैं 1,800 को कम जीएसटी मानूंगा। वट एवर आई रिसीव फ्रॉम माई क्लाइंट, वो मेरा यहां पर माना जाता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 45 लाख रुपए इस चक्कर में ले लिए कि भाई साहब ऐसा लगता है जैसे कि ये जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, 45 लाख इंटू 18 डिवाइड बाई 118, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और चलो आगे। यू आर रिक्वायर्ड, हमें पता है तुम क्या रिक्वायर्ड करवा रहे हो। ये आगे साहब, ये आगे जीएसटी लायबिलिटी। ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं आपके, ये भी छोटे मोटे क्वेश्चन है, इंडिविजुअल क्वेश्चन से पूछ रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये हम कराएंगे आपको। बेस्ड ऑन द कंपोजिट सप्लाई, डिलीजेंट फोर्स, अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल। ओह, ये तो उसी के जैसा जो भी करके आए हैं कि किताबें छपवा रहे हैं, तो किताबें जो छपवाई जाती हैं, भाई ये सर्कुलर है 11/11/17, सर्कुलर नंबर 11/11/17। सर जी हमें सर्कुलर का नाम याद रखना, नाम उन्ना ना, बिल्कुल नहीं, तुझे कोई नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज, वेदर एक्शनेबल क्लेम। अरे 50 बार बता दिया एक्शनेबल क्लेम के बारे में। एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो है, कॉन्टीजेंट एसेट को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम, परंतु बता देते हैं ओनली लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग जो है ये आपकी सप्लाई बनती, बाकी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो है सप्लाई नहीं मानी जाएंगे। ठीक है सर, गुस्सा काय को, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। DLF Private Limited and NBFC transfer bad loans unsecured to Conjus Capital Advisor Limited। बताइए क्या है सर? अनसिक्योर्ड डेट्स जो होते हैं ना सर जी, वो हमारे एक्शनेबल क्लेम तो होते हैं, और एक्शनेबल क्लेम हमारे गुड्स होते हैं, लेकिन ये घटना सप्लाई में नहीं आएगी, इसलिए फाइनली जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। नॉट ए सप्लाई, क्योंकि बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी ही हमारी यहां पर सप्लाई बनाई जाती है। अग्रवाल करियर्स इज ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए भाई साहब, जीटीए एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एज पर द जनरल बिजनेस प्रैक्टिस। अग्रवाल करियर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरमीडियरी एंड एंसिलरी सर्विसेज लाइक, साथ में ये भी देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ लोडिंग है, अनलोडिंग है, पैकिंग है, अनपैकिंग है, ट्रांसशिपमेंट एंड टेम्पररी वेयर हाउसिंग इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। आलू है, भिंडी है, लौकी है, खीरा, संतरा, मिठाई, लहसुन है, प्याज, सब बेचा जा रहा है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ, एनालाइज वेदर सच सर्विसेज आर टू बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ जीटीए। यस, अगर इकट्ठा बना के दिया जा रहा है तो ये एक कंपोजिट सप्लाई है, ये एक कंपोजिट पैकेज है, और इसमें प्रिंसिपल जो सप्लाई है उसके अंदर हम इसे यहां पर क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन सर अगर सबकी अलग अलग बिलिंग की जाती है, सबकी अलग अलग बिलिंग की जाती है, तो हर एक का अपना वैल्यू होगी, हर एक का अपना रेट होगा, फिर तो सेपरेट ट्रीट करके चलेंगे। लेकिन अगर की बंडलिंग बना के दी जाती है तो ये कंपोजिट सप्लाई और मेन सप्लाई इसकी ट्रांसपोर्टेशन की है, उसके अंदर से क्लासिफाई करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर ये आपका मिक्स सप्लाई पर बेस्ड है जी। ऐसे 50 क्वेश्चन कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 42 है ना? हाँ 42 है इसमें, टोटल 46 नहीं 42 है। महाजन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द गिफ्ट आइटम्स एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। जय हो महाजन की। सप्लाइड अ फैमिली पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ टॉयज, गिफ्ट पैक है एक 18%, बच्चों के लिए खिलौने, पत्नी के लिए ब्यूटी क्रीम, बच्चों के लिए, छोटे वाले बच्चे के लिए बेबी केयर प्रोडक्ट, बड़े बच्चे के लिए कॉस्को बॉल्स,
पिताजी के लिए तो कुछ है ही नहीं शायद माता जी के लिए और बच्चों के लिए ही, और कुछ नहीं है जी। द प्राइस पर पैकेज इज ₹1000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। 25,000 पैकेजेस आर सप्लाइड बाय द कंपनी टू इट्स डीलर्स डिटरमिन सो एंड सो। ये मुझे बताइए थारा पैकेज कैसा है भाई साहब, जो मर्जी मन कर रहा है मिला रहे हो तुम इसमें, ब्यूटी क्रीम तुमने लगा दी, बॉल लगा दी, ये मिक्स्ड बंडल है। तो आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले लीगल पोजीशन लिखिएगा, कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स्ड सप्लाई क्या है। ये क्वेश्चन वहां से उठकर आया है एज पर सेक्शन नंबर 8, ये वहां से उठ के आया है। ठीक है, ठीक सर, आगे बताओ आगे क्या। और दूसरी बात ये, फिर इसमें पहले डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है मिक्स्ड की और कंपोजिट की, और सेक्शन 8 में इनका क्लासिफिकेशन दे रखा है कि अगर मिक्स्ड हुई तो यहां क्लासिफाई करूंगा और कंपोजिट तो यहां क्लासिफाई करूंगा। फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में बताओ, चूंकि आपने जो फैमिली पैक में ये है 18% का, ये है टॉयज इतने परसेंट, तो इट इज ए मिक्स सप्लाई नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। एंड एज पर सेक्शन 8 क्लासिफिकेशन रूल बोलता है कि जहां पर भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है उसके अंदर हम इसे क्लासिफाई करके चलेंगे और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हां, मैं आपको बता दूं, ये आंसर आपका आ गया, 28% से पूरा का पूरा पैकेट टैक्सेबल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर्स के साथ साथ जो मेरा, जैसे आज की क्लास में तो खैर नहीं क्योंकि सप्लाई के चैप्टर काफी बार रिपीट हो गया, तो एलएमएस बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो एलएमएस आपका आता है उस एलएमएस में आपको 3 चीजें मिल रही हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एक, जो हमारे ये शॉर्ट रिवीजन वीडियोस हैं, ये आपको मिल रहे होंगे हर एक क्लास के संबंध में, हालांकि आज नहीं है तो आज का तो नहीं आएगा। शॉर्ट रिवीजन वीडियोस आपके आ रहे हैं। दूसरा, मैं मेरे आईपैड पर, ये जो मेरी अलग से नोटबुक बनी हुई है ये वाली, यहां पर जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं डेली का डेली, ये भी आपके पास में आ रहा है। जो आईपैड की नोटिंग है, आईपैड नोटिंग, ये भी आपको आ रही है। और तीसरी चीज ये जो किताब की नोटिंग है, जैसे सप्लाई चैप्टर आपका आज ये खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर भी आपके हो गए हैं, तो इसमें जैसे किताब में मैंने कुछ कहीं कहीं लिख दिया है, जैसे ये लिख दिया, मेरा मन किया, एरो एरो खींच दिए, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज चैप्टर, ये भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं। बुक तो आपको पूरी की पूरी दे ही दी है मैंने, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको ये एलएमएस के अंदर 3 चीजें और प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप इनका भरपूर इस्तेमाल करके चलें। जो बुक है, बुक की नोटिंग भी मैं आपको दे रहा हूं। और क्या चाहिए मुझे बताइए, ठीक है ना मालिक। ऐसे करके तो एक तरफ आपके लेक्चर्स हैं, आपकी बुक्स अलग हैं जो दी हैं, लेक्चर्स हो गई, सॉफ्ट कॉपी बुक्स की हो गई, और साथ में एलएमएस के अंदर 3 चीजें हो गई। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके पास में होता है। इज इट ओके? तो आज के लिए इतना ही, और बाकी बातें हम अपनी अगली क्लास में करके चलेंगे। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिएगा। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदैव यूं ही बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय डियर, लव यू, टाटा, बाय बाय। और नहा के बैठना कल को, पता है? ठीक है सर।